मेरी बहू बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की थी। उसके जैसी खूबसूरत बहू पूरे मोहल्ले क्या खानदान में नहीं थी। मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन गया था। मुझे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता। एक दिन मैंने जहर देकर अपनी बहू को मार डाला। लेकिन उसकी मौत के बाद हर रात मेरे बेटे के कमरे से उसके चीखने की आवाज़ आती। मैं बहुत डर जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके कमरे के अंदर झांका और अंदर जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखकर मैं तो बेहोश ही हो गई। वहां तो मेरी बहू की। मेरा नाम चेतना है। मेरी शादी एक बहुत बड़े खानदानी रईस घर में हुई थी। मेरे पति ने मरने के बाद बहुत सारी जमीनें और जायदाद छोड़ी थी और उनकी मृत्यु के बाद सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में आ गई थी। हमारे खानदान और रईसी के चर्चे दूर दूर तक गांव में मशहूर थे। हमने खेत के बीचों बीच एक महल जैसा घर बनवाया था और घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर थे। जमीनों पर काश्तकारी करने वाले मजदूर थे। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटी और एक बेटा। मैंने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया था। मेरे दिल में एक बड़ा अरमान था कि मैं किसी बड़े घर में अपने बेटे की शादी करूं और इतनी धूमधाम से करूं कि कम से कम 10 से 12 गांव तक मेरे बेटे की शादी की गूंज हो। मैंने अपने बेटे के लिए रईस घरों में लड़कियां ढूंढना शुरू कर दिया था और कई मैरिज ब्यूरो में भी बात की थी और उन लोगों से कहा था कि मुझे ऐसी बहू चाहिए बस वह चांद भी फेल कर दे। और मैंने अपनी निगाहों में भी लड़की खुद से देखना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों मुझे थोड़ा शक सा हुआ कि मेरा बेटा किसी लड़की के चक्कर में है, क्योंकि रात को उसके कमरे से बातें करने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वह सारी रात फोन पर लगा रहता था। मैं परेशान हो गई थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि वह एक लड़की को पसंद करता है। मैंने पूछा, कौन है वह? तब उसने काजल का नाम लिया, जो कि हमारी एक नौकरानी की बेटी थी। यह सुनकर मैं तो चीख पड़ी। तुम हमारे खानदान में बदनामी करवाना चाहते हो? मगर वो तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने अपने बेटे की बात मानने से बिल्कुल मना कर दिया था और मुझे लगा था कि कुछ दिनों में सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा किस्सा सामने आया कि मेरे होश ही उड़ गए। एक दिन मैं अपनी हवेली में बैठी थी जब मेरा बेटा वहां आ गया। उसके साथ काजल थी। मैंने पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाए हो? तब मेरे बेटे ने जो बोला उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे बेटे ने एक नौकरानी की बेटी से शादी कर ली थी। काजल बहुत खूबसूरत लड़की थी। कोई भी पूरे गांव में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी, मगर अपने जैसे किसी बड़े खानदान में अपने बेटे की शादी कराना चाहती थी। आज मेरे सब ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए थे। मेरी जिद की वजह से उन्होंने छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। मैं उनको घर से भी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और मैं अपनी आंखों से उसको बिल्कुल भी ओझल नहीं होने देना चाहती थी। अपने बेटे को मैंने कई बार अलग बुलाकर कहा, बेटा जब तुम्हारा दिल भर जाए तब तुम काजल को छोड़ देना। मगर मेरे बेटे ने मेरी एक ना मानी। लोगों ने भी खूब बातें बनाई थी। इतनी बड़ी हवेली की बहू एक नौकरानी की बेटी है। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर आना छोड़ दिया था। मुझे अपनी बहू से अब नफरत सी होने लगी थी। मैं उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करती थी। बात बात पर उसे डांटती थी और उसे बातें सुनाती थी। लेकिन मेरी बहू न सिर्फ यह सब कुछ बर्दाश्त करती थी, बल्कि मुझे खुश रखने की भी पूरी कोशिश करती थी। वह घर के सारे काम खुद ही करती थी और मेरी नज़रों में अपनी जगह बनाना चाहती थी। मगर मैं उसके कामों में नुक्स निकाला करती थी और बिना वजह उसको डांटती रहती थी। दूसरी तरफ मेरा बेटा तो बीबी का गुलाम ही हो गया था। उसकी इजाजत के बगैर वह कोई काम नहीं करता था। मेरे कहने के बाद भी उसकी हर बात मानता था। मेरी बहू ने मुंह से कुछ निकाला नहीं कि हर चीज उसकी पूरी कर देता था। वह रानी बनकर सारे घर में घूमती रहती थी। यह सब देखकर तो मैं अंदर ही अंदर जल भुन जाती थी। मेरा दिल चाहता कि किसी न किसी तरह इस शादी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करूं। एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई और मेरी बहू को देखकर हैरान हुई और मुझसे कहने लगी कि तुमने इतनी नीची जाति के खानदान वालों से अपना रिश्ता जोड़ लिया। तो मेरी सहेली ने मेरी सारी कहानी सुनकर मुझे एक राय दी, जिसे सुनकर मैं डर गई। मगर मुझे उसकी राय पर काम करना था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मैं हर सूरत में अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन मैं और बहू दोनों घर में अकेली थी। मेरी बहू बाथरूम में नहाने चली गई और मैंने पहले से ही एक सपेरे वाले से बात की हुई थी। उस वक्त मौका देखकर मैंने उस सपेरे वाले को सांप के साथ ही बुला लिया और यह काम मुझे बिल्कुल आनन फानन में ही करना पड़ा।
इसीलिए सपेरे वाले को मैंने सलाह दी कि सांप को तुम ड्रेसिंग टेबल पर ही रखना, ताकि मेरी बहू जाते ही अपने बाल ठीक करेगी और वह सांप उसे काट लेगा। फिर उस सपेरे ने वैसा ही किया। उसने बाहर से उसका दरवाजा भी बंद कर दिया। सांप काफी हद तक जहरीला था। फिर मैं इंतजार में बैठ गई कि कब मेरी बहू बाथरूम से निकलेगी और कमरे में जाएगी। फिर उसके चीखने की आवाज से मैं खुश हो जाऊंगी। जैसे ही बहू ने बाथरूम का गेट खोला, कुछ ही देर हुए थे कि उसके चीखने की आवाजें बाहर तक सुनाई देने लगी। जल्दी से मैंने अपने बेटे को फोन कर दिया, क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरा बेटा भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि मम्मी, मेरी बीबी को जहरीले सांप ने डस लिया है और उसकी हालत बहुत ही बुरी है। मैं उसे अस्पताल लेके जा रहा हूँ। यह सुनकर मैं बेटे को झूठी तसल्ली देने लगी। फिर बैठकर बहू की मौत की खबर का इंतजार करने लगी। रात के करीब 1 बजा होगा कि जब मेरे बेटे ने अस्पताल से फ़ोन किया और कहा, मम्मी, मेरी पत्नी की मौत हो गई है। बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांप ने उसे काटा था। मैं वक्त पर उसे अस्पताल नहीं ला पाया था और जहर सारे बदन में फैल गया था। यह खबर सुनकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। यही तो मैं चाहती थी कि मेरी बहू मर जाए और इल्ज़ाम भी मुझ पर ना आए। मैं बहुत खुश थी कि अब मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करूंगी। सुबह मेरी बहू की लाश घर आ गई और फिर उसका शोक मनाने उसके माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार भी आ गए। मैं बहुत खुश थी, मगर झूठा शोक मनाने का नाटक करती रही। उसकी लाश के अंतिम संस्कार के लिए उसको गंगा घाट ले जाया गया। मैं भी साथ गई थी और फिर मेरे बेटे ने अपनी बीबी को मेरी आंखों के सामने चिता पर लिटाया। मेरी बहू की चिता की आखिरी विदाई देखकर मैं थोड़ा सा कांप गई थी, मगर फिर खुद को यह कहकर खुश कर दिया कि मैंने अपने रास्ते से कांटा निकाल दिया है। मेरी बहू की मौत के बाद मैं बहुत खुश थी और अब अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती थी। सो मेरा सपना पूरा हो गया। तो मैंने एक दिन अपने बेटे रजत से यह बात कह दी, मगर मैं यह बात पूरी ना कह सकी, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी भी बीवी के गम में डूबा हुआ था। मैंने कुछ दिन और रुकने का फैसला ले लिया। ऐसे करते करते पूरे 2 महीने बीत चुके थे। अब मुझे अपने बेटे से ज़रूरी बात करनी थी। उस रात मैं सारी रात जागती रही और सोचती रही कि अपने बेटे को कैसे दूसरी शादी के लिए तैयार करूं। पूरी रात मैं अपने बेटे को मनाने के लिए नए नए तरीके सोचती रही और मैं इतनी उत्सुक थी कि अपने पूरे जोश में थी। सारी रात नींद न आई। आधी रात को जब प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर चली गई। वापस आते टाइम सोचा कि क्यों ना एक बार देखती चलूं कि मेरा बेटा सो गया है या जाग रहा है। यह सोचकर मैं बेटे के कमरे की तरफ गई, लेकिन वहां जाकर जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे बेटे के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं घबरा गई और अंदर जाने ही वाली थी कि एक आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। यह एक औरत की आवाज थी और मैं यह आवाज सुनकर हिल गई थी, क्योंकि यह औरत की आवाज मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। मेरा रंग बिल्कुल फीका हो गया था, क्योंकि उस वक्त मेरी हवेली में मेरे अलावा और कोई दूसरी औरत नहीं थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी काफी देर तक आवाज सुनती रही। मुझे कोई भी बात समझ नहीं आई, लेकिन मेरा बेटा औरत से बातचीत करने में बिजी था। फिर कुछ देर के बाद मैं वहां से अपने कमरे तक भाग गई। वापस आकर मैं काफी हैरान हो गई थी कि वह औरत कौन थी। कहीं मेरे बेटे ने दोबारा कोई और लड़की को तो पसंद नहीं कर लिया, और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वजह से मैं और ज्यादा परेशान हो रही थी। यही सब सोचते हुए कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मैंने नाश्ते की मेज पर बेटे से दूसरी शादी की बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा मेरी हर बात को इग्नोर कर रहा था, जैसे उसे मेरी बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं रात वाली औरत की आवाज से पहले ही परेशान थी। मैं भी सोच रही थी कि हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। मैंने आज रात फिर से बेटे के कमरे में जाने का फैसला किया। मैं जानना चाहती थी कि उस औरत की हकीकत क्या है। सारा दिन मैं उसी सोच में डूबी रही, कहीं दोबारा मेरे बेटे को किसी औरत से तो प्यार नहीं हो गया। मैं उस दिन को याद करने लगी जब शादी से पहले मेरा बेटा छुप छुप कर उस नौकरानी की बेटी से मिला करता था। मैंने कई बार उन दोनों को साथ में छत पर देखा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मेरा बेटा उस नौकरानी की बेटी से शादी कर लेगा। उस वक्त मैंने बेटे को बहुत ढील दी थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। मैं किसी भी ऐरी गैरी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए मैंने दोबारा अपने बेटे के कमरे के बाहर चक्कर लगाने का फैसला लिया। रात को जब मुझे अंदाजा हो गया कि आधी रात बीत गई है, मैं अपने बिस्तर से उठी और किचन में चली गई पानी पीने के लिए।
जब मैं वापस आ रही थी तो मैं अपने बेटे के कमरे की तरफ चली गई। वहां देखकर तो एक बार फिर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज भी मेरे बेटे के कमरे की लाइट जल रही थी, और ना सिर्फ लाइट जल रही थी बल्कि अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं दीवार से कान लगाकर सुनने लगी, मगर आवाज़ थोड़ी कम थी। ठीक से अंदर से आवाज़ पूरी तरह बाहर नहीं आ रही थी। वह औरत क्यों चीख रही थी? मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना खिड़की से अंदर झाँक कर देखूं। यही सोचकर मैं खिड़की की तरफ बढ़ गई और मैंने खुद को काली चादर से छुपा लिया था ताकि कोई मुझे देख ना सके। मैं धीरे से खिड़की तक पहुंची और खिड़की को धीरे से खोलकर मैंने अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई। कमरे में वाकई एक औरत थी जो मेरे बेटे से बातें कर रही थी। उस लड़की की पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। और अब मैं चूंकि ज्यादा दूर से आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे वह आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर यह आवाज किसकी हो सकती है, और यह आवाज मैंने पहले सुनी हुई थी। मैं दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगी कि आवाज आखिर किसकी है। ऐसा अगले 3-4 रोज तक चलता रहा। मैं रोज अपने बेटे के कमरे तक आती और जाने की कोशिश करती कि आवाज वाली औरत कौन है, मगर नाकाम हो जाती। मुझे लगता है शायद वह गांव की किसी लड़की की आवाज है। एक रात मैंने देखा कि बेटे के कमरे से वो और एक लड़की निकले थे। लड़की ने अपना चेहरा ढका हुआ था। दोनों कमरे से निकलकर छत पर चले गए थे। अब तो मेरी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। अगले दिन मैंने बेटे से कहा कि अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वह कहने लगा, हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैं अब की बार भी अपनी पसंद की ही लड़की से शादी करूंगा। बल्कि मैंने तो एक लड़की पसंद भी कर ली है। बेटे की यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि यकीनन वह उसी लड़की की बात कर रहा होगा जो उसके कमरे में आती जाती रहती है। मेरा बेटा उस दिन जल्दी में था। वह तुरंत घर से चला गया, जबकि मैं उसे यही पूछना चाह रही थी कि रात को तुम्हारे साथ कमरे में कौन लड़की होती है, मगर मैं हिम्मत नहीं कर पाई। एक दिन मैं अपने बेटे के कमरे में गई तो वहां किसी लड़की के कपड़े देखे, यानी रोज रात को कोई लड़की यहाँ आती थी। मैं उस लड़की को आते देख ना सकी थी। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे बेटे ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। एक दिन मेरे दिमाग ने एक प्लान बनाया। खुद अपने बेटे के कमरे में जाकर देखने का फैसला कर लिया। वहां मेरे बेटे के साथ जो औरत है वह कौन है। मेरा बेटा सारा दिन जमीनों के काम करवाने में लगा रहता था और शाम होते ही घर आता था। मैं शाम होने से पहले ही अपने बेटे के कमरे में चली गई और अंदर जाकर एक खिड़की के पर्दे के पीछे छुप गई। पर्दा आगे तक कर लिया था और अपने बेटे का इंतजार करने लगी। रात हुई तो मेरा बेटा कमरे में आ गया और फिर इधर उधर टहलने लगा। मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। थोड़ी ही देर रुकने के बाद मेरे बेटे ने फर्श पर बिछाए कालीन को हटा दिया। यह सब देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। लेकिन जब मैंने कालीन के नीचे देखा तो यह सब देखकर कांप सी गई। वहां फर्श के नीचे सीढ़ियां थीं जो नीचे की तरफ जा रही थीं। मैं यह सब देखकर हैरान हो गई थी कि मेरे घर में यहाँ सीढ़ियां हैं और मुझे पता ही नहीं। यह सीढ़ियां आखिर जाती कहाँ होंगी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक मैंने एक अजीब सा नज़ारा देखा, जिसे देखते ही मेरे रंग उड़ गए। मैंने एक लड़की को देखा जो सीढ़ियों के नीचे से ऊपर आ रही थी। सब देखकर मेरा दिमाग चकरा गया था। उसका अगला पल तो उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जब मैंने उस लड़की का चेहरा देखा तो मेरा सर चकराने लगा और दिल घबराने लगा था और मैं बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। मुझे होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया और मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। खुद को अस्पताल में देखकर मैं घबरा गई और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, मैं यहाँ कब और कैसे आई थी। तब मुझे सब याद आया। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स के साथ मेरा बेटा अंदर आया। मुझे ठीक देखकर मेरा बेटा खुश हो गया था और आकर मुझसे लिपट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर क्या हो रहा है। फिर नर्स ने मेरा चेकअप किया और चली गई। नर्स के जाने के बाद मैंने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा मुझे सच सच। अभी मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मेरे बेटे ने मेरी बात काट दी और कहने लगा, मम्मी मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाली हो, लेकिन अभी आपकी तबीयत खराब है। मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। आप इस किस्से को अभी छोड़ दीजिए और आराम कीजिए। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपको खुद सच बता दूंगा कि अस्पताल कैसे पहुंची और हाँ, जो आपने देखा वह क्या था। मेरा बेटा कहकर चला गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। मैं सोचने लगी कि जो मैंने देखा था वह कैसे मुमकिन हो सकता है।
मेरे दिमाग तरह तरह के ख्यालों में गुम था, क्योंकि जिस लड़की को मैंने अपने बेटे के कमरे में देखा था उसकी शक्ल मुझे बिल्कुल मेरी बहू जैसी लगी थी, और उसको देखते ही मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने उसे ही देखा था या कोई और लड़की थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे उसका चेहरा अपनी मरी हुई बहू जैसा लगा हो, क्योंकि वह बिल्कुल मेरी बहू नहीं हो सकती। मेरी बहू तो मर चुकी थी और मेरी नज़रों के सामने उसे चिता पे जलाया गया था। मैं इस बात को सोच सोच कर डर के मारे कांप रही थी। 2 दिन के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो मेरा बेटा मुझे घर ले आया था। घर आते ही मैंने सबसे पहले अपने बेटे से वही सवाल किया, मगर मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरा बेटा बोला, मम्मी आपको सच जाना है ना? तो ठीक है। मेरा बेटा बाहर गया और थोड़ी देर बाद कमरे में वापस आ गया। जब वह वापस आया तो उसके साथ एक लड़की थी, जो कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की अपनी बहू थी। उसे देखकर मैं एकदम से हिल गई थी। मैं फौरन उठकर खड़ी हुई। डर के मारे आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा जिस्म कांपने लगा था। मैंने इतना डर कभी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। मुझे इतना डरा हुआ देखकर मेरे बेटे ने मुझे कंधों से सहारा दिया और बिठाया। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि मम्मी, मैं जानता हूँ कि आपने मेरी पत्नी काजल की जान लेने की कोशिश की थी, मगर वह मरी नहीं थी। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मेरी बहू और बेटे ने मिलकर मुझे सारी कहानी सुनाई। मेरी बहू ने बताया कि जिस दिन आपकी सहेली घर आई थी और मुझे जहरीले सांप से मारने की कोशिश करने का प्लान बना रही थी, मैंने सारा प्लान सुन लिया था और मेरे बेटे को बता दिया था। जैसे ही वह सपेरा कमरे में वह जहरीला सांप छोड़कर गया था, कमरे में एक और छुपे हुए सपेरे ने उसे पकड़ लिया था, क्योंकि मैंने दूसरे सपेरे को जल्दी से बुलाकर कमरे में छुपा दिया था और फिर खुद नहाने का बहाना करके वॉशरूम में छुप गई थी। और फिर मैंने आकर अपनी पत्नी की तबीयत की खराबी का बहाना किया था और उसे अस्पताल ले गया था। वहां मर जाने का नाटक किया और फिर किसी लाश को घर ले आया जिसे हमने चिता पे जला दिया था। वह मेरी पत्नी नहीं थी, बल्कि वह मुर्दाघर से एक लाश को उठाकर लाए थे। मेरे बेटे ने बताया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप दोबारा भी उसकी जान लेने की कोशिश कर सकती थी। आपकी बहू बहुत अच्छी है, छोटे खानदान से ज़रूर है, मगर उसकी सोच छोटी नहीं है। वह चाहती तो आपको जेल भी भिजवा सकती थी, मगर उसने मुझे समझाया और कहा कि हमें उसी घर में रहना है, क्योंकि नीचे बने हुए तहखाने में रह लूंगी मैं। तहखाना पापा ने उस हवेली को बनाते वक्त बनवाया था। अक्सर बड़े लोग ऐसे ही तहखाने बनवाया करते हैं। काजल का कहना था कि उससे आपकी मम्मी को मरे हुए का एहसास भी होगा और फिर सब समस्या ठीक हो जाएगी। फिर मेरे बेटे ने बताया कि उसकी पत्नी नीचे तहखाने में रहने लगी। नीचे तहखाने में हर तरह की सुविधा थी और रात को मेरी बहू वापस ऊपर आ जाती थी और इस तरह वह हर दिन गुजारने लगी। यह सब सुनकर तो मैं जैसे शर्म के मारे 100 गज जमीन के नीचे गिरती जा रही थी कि मैंने अपनी बहू के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की थी और उसे कितना सताया था, मगर उसने मेरा फायदा ही सोचा था। मैं अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगने लगी। तब मेरी बहू ने कहा, मम्मी आप माफ़ी मत मांगो, आप तो हमसे बड़ी हैं, आप हमें बस आशीर्वाद दीजिए। और फिर मेरे बेटा और बहू दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया। फिर हम अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने लगे। मैंने आखिरकार गरीब की बेटी को बहू कबूल कर लिया था और फिर मैंने गांव में एक बड़ी दावत दी, जिसमें सभी जाति के लोग, नीची जाति, ऊंची जाति, गरीब, सारे लोग दावत में थे और मैंने सबके सामने अपनी बहू को कबूल लिया था। लोगों ने आवाज़ उठाई कि आपकी बहू तो मर गई थी, मगर मैंने लोगों को बताया कि मेरी ही साजिश थी, उसे मारने की कोशिश की थी। उन सभी लोगों के सामने मैंने अपनी सारी जायदाद, ज़मीन अपने बहू और बेटे के नाम कर दी और अब मेरी चांद सी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। हमारी ज़िंदगी अब खुशियों से भर गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्या काजल ने जो फैसला किया वह सही था या गलत? क्या उसे अपनी सास को जेल भेज देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।